सो वेलकम टू फाउंडेशन। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर के बारे में है, जो कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में बात करता है। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को इन डिटेल कवर कर रखा है। अगर आपको वो चैप्टर पढ़ना है तो प्लीज़ चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। आज इस चैप्टर के बारे में जो भी बातें जो कि बोर्ड्स में या फिर आपके एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, किसी भी एग्ज़ाम में, उस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हमारे नेचर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में एनिमल्स को फौना, वही प्लांट स्पीशीज़ को फ्लोरा कहा जाता है। इन दोनों में डिफरेंशिएशन कुछ इस तरीके से होता है कि प्लांट किंगडम को हम लोग फ्लोरा बोलते हैं, वहीं एनिमल किंगडम को हम लोग फौना बोलते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसमें ट्रीज, श्रब्स, फ्लावर, ग्रासेस, मोसेस आते हैं। वहीं फौना में जितनी भी रेंज ऑफ एनिमल्स है यानी मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिश एंड इंसेक्ट्स आते हैं। फोटोसिंथेसिस फ्लोरा में होता है, फौना में एब्सेंट होता है। फौना में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसका मतलब है कि ये डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स में अपने फूड के लिए। सेल वॉल फ्लोरा में होती है, वही फौना में एब्सेंट होती है। लोकोमोशन फ्लोरा में नहीं होता है, फौना में होता है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कहीं ना कहीं नेचर का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इनके कंजर्वेशन पे बात हो। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है दैट व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इनकी कंजर्वेशन की ऐसी क्या नीड है? तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये दैट इट प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो नेचर में एक डाइवर्सिफिकेशन होता है उसके एलिमेंट्स का, उसे कंजर्व करने में कहीं ना कहीं ये जो फ्लोरा एंड फौना है ये हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि हम देखें तो हमारी कंट्री में ही एक तरफ हॉट डेजर्ट यानी राजस्थान है, तो वहीं कोल्ड डेजर्ट लद्दाख एरिया में पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे माउंटेन्स, हिल स्टेशन पाए जाते हैं, estuaries, वाटर बॉडीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्स, सॉल्ट वाटर लेक, वार्म वाटर लेक, ये सब पाए जाते हैं। ये सब चीज़ें इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आती हैं। सेकंड पॉइंट है वो ये कि जो सपोर्ट सिस्टम है हमारे वाटर, एयर एंड सॉइल, इसमें कहीं ना कहीं बैलेंस रखने में, इन्हें प्यूरिफाई करने में, इनमें जो नेचुरल प्रोसेसेस चल रही है उन्हें कंटिन्यू करने में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जो थर्ड पॉइंट है वो ये कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो एक जेनेटिक डाइवर्सिटी है प्लांट और एनिमल की, उसे प्रिजर्व करने में ये हेल्प करता है। जैसे कि फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ प्लांट एंड एनिमल्स फ्री फ्रॉम एनी ह्यूमन इंटरवेंशन रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी बेटर ग्रोथ और उनकी ब्रीडिंग होती है विदाउट एनी डिस्टरबेंस, जो कि बहुत ज़रूरी है एक बैलेंस बनाने में नेचर में। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल है जिसमें हमें नेचर की कंजर्वेशन की नीड है। जैसे पहला एग्जाम्पल ये है कि इन आर एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज़। जो पुरानी क्रॉप वेराइटीज़ हैं हम उस पर आज भी बहुत हद तक डिपेंडेंट हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कंजर्व किया जाए नेचर को, ताकि ये वेराइटीज़ भी हमारे साथ रहें। इसके बाद जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड है। जो फिशिंग है उसमें पूरी की पूरी तरह ये इंडस्ट्री इस पर डिपेंड करती है कि जो वाटर बॉडीज़ है उसमें कितनी ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट है, और इस इंडस्ट्री का पूरा वर्क इसी के अराउंड होता है। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में जो पोचिंग थी यानी एनिमल हंटिंग, उसे कहीं ना कहीं एक बहुत ही अनलॉफुल वे में कंडक्ट किया जाता था। इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स नहीं थे, जिस वजह से
जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। इस बात को देखते हुए 1960s-70s में जो कंजर्वेशनिस्ट थे उन्होंने डिमांड करी एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम की, जो कि 1972 में जाके इम्प्लीमेंट हुआ। इसमें एक लिस्ट बनाई गई उन प्रोटेक्टेड स्पीशीज की जिनका प्रोटेक्शन एक गवर्नमेंट लॉ के तहत आ जाएगा, और उन स्पीशीज को शिकार करना या उन स्पीशीज को किसी भी तरीके से हार्म पहुंचाना एक इलीगल ऑफेंस माना जाएगा। इस कमेटी ने एक प्रोग्राम बनाया, जिस प्रोग्राम का जो मेन थ्रस्ट था वो ये था कि ये जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है, कुछ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो कि डेंजर में है, उनकी हंटिंग बैन करे और साथ में एक लीगल प्रोटेक्शन दे उन हैबिटेट्स को जहां ये स्पीशीज रहती हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया और बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो स्पीशीज अंडर प्रोटेक्शन है, स्पीशीज अंडर प्रोटेक्शन में एक कैटेगरी थ्रेटेंड नाम की बनाई गई, जिसका मतलब ये है कि ये जो एनिमल्स हैं ये थ्रेटेंड यानी कि खतरे में आए हैं। सबसे पहले कश्मीरी स्टैग जिसे हंगूल बोलते हैं वो है, सेकंड वन हॉर्न्ड राइनो, थर्ड एशियाटिक लायन एंड फोर्थ टाइगर। इन चार को थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया है। कुछ स्पीशीज को अंडर फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन में रखा गया है, यानी उनमें कोई भी स्पीशीज को हंटिंग या फिर ट्रेड के लिए पूरे इंडिया में कहीं भी यूज नहीं किया जा सकता है। और वो स्पीशीज हैं द इंडियन एलिफेंट, द स्नो लेपर्ड, ब्लैक बक एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कुछ ऐसे एलिगेटर्स भी हैं, रेप्टाइल्स, जिन्हें इस कैटेगरी में रखा गया है, जो है थ्रेटेंड क्रोकोडाइल्स की कैटेगरी। उसमें आते हैं फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, द घड़ियाल। नाउ जो घड़ियाल होता है वो एक स्पेशल टाइप का क्रोकोडाइल होता है, जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो इसका माउथ होता है। घड़ियाल जो है इसके ऊपर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसर्च विटेकर एंड जानेकी लेनिन ने करी थी, जिसमें ये बताया गया घड़ियाल जो है वो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है और घड़ियाल का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, टाइगर की स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए, जो कि 1973 में 1827 पहुंच गई 55,000 से। जो टाइगर के ऊपर थ्रेट थे वो बहुत सारे थे, जिसमें पोचिंग यानी उसका शिकार होना, सेकंड श्रिंकिंग ऑफ हैबिटेट यानी टाइगर का जो हाउस है यानी फॉरेस्ट है उसका डिफॉरेस्टेशन होना, डिप्लेशन ऑफ प्रे बेस स्पीशीज, जिन स्पीशीज पर टाइगर फेड करता है उन स्पीशीज का ख़त्म होना, और ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्रो होना बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न थे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी था कि जो टाइगर की स्किन है और उसकी बोन, उनका ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज़ होना, इसकी वजह से टाइगर की हंटिंग बहुत ज़्यादा होती थी। वहीं इंडिया और नेपाल में जो कि 2/3 पॉपुलेशन है टाइगर की, वो इन एरियाज में रहती है, इसीलिए ये एरियाज हॉटस्पॉट बन गए थे पोचिंग और इलीगल ट्रेडिंग का, जिसकी वजह से कंजर्वेशनिस्ट ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल एक प्रोजेक्ट माना जाता है किसी भी कंजर्वेशन में। टाइगर को एक्सटेंशन से बचाने के लिए बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स को इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, बंधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सारिक्शा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व आसाम में और पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में बनाए गए। इसी के साथ एक
नोटिफिकेशन के अंडर 1980 एंड 86 में बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज, मूथ, बीटल और एक ड्रैगन फ्लाई को भी प्रोटेक्टेड स्पीशीज की लिस्ट में शामिल किया गया। जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं लाइफ को अर्थ में सस्टेन करने के लिए, और इनका प्रोटेक्शन गवर्नमेंट की हर एक जो नेशनल गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो हैं वो या तो गवर्नमेंट मैनेज करती है या फिर जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो मैनेज करते हैं। फॉरेस्ट को इस बेस पे, मैनेजमेंट के बेस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है रिजर्व फॉरेस्ट में, जिसमें मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट जो है वो रिजर्व कर लिया जाता है बाय गवर्नमेंट और उसका यूज़ होता है। और ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है इन्हें वैल्यूएबल माना जाता है एज फार एज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की हम बात करते हैं। दूसरा आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिसमें ऑलमोस्ट 1/3 जो टोटल एरिया होता है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ओन करता है, और जो ये लैंड होती है इसे किसी भी फर्दर डिप्लेशन से, किसी भी फर्दर थ्रेट से बचाया जाता है। जो थर्ड होता है वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट होता है, जिसमें अलग अलग टाइप के जो वेस्टलैंड है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों, यानी कि कम्युनिटीज और गवर्नमेंट दोनों की शेयरिंग में होता है। फॉर एग्जांपल, किसी भी फॉरेस्ट में जो ट्राइबल रहते हैं वो जो एरिया है वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है, जिसमें उस फॉरेस्ट का राइट जो वहाँ ट्राइबल हैं उन्हें भी दिया जाता है, और साथ में जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी उन्हें मैनेज करती है। ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट का जो कि मैनेजमेंट के बेस पे है। और इन्हीं क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट एक डीएफओ, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर अपॉइंट करती है, जो कि उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी फॉरेस्ट होता है उसे मैनेज करता है। जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं उन्हें परमानेंट फॉरेस्ट भी कहा जाता है, जिन्हें मेंटेन इसलिए किया जाता है ताकि उनसे जो प्रोड्यूस टिम्बर और जो अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसे गवर्नमेंट अपनी यूज़ में लाए, और साथ ही साथ उसमें किसी भी तरीके का जो एक्स्ट्रा एक्सप्लॉयटेशन है उसे रोक सके। जो मध्य प्रदेश है उसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा जो 75% लैंड एरिया है वो फॉरेस्ट में आता है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में बहुत लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट है, यानी यहाँ वो फॉरेस्ट है जिनमें 1/2 ऑफ द एरिया सीधा का सीधा गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में बहुत से ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कि प्रोटेक्टेड लिस्ट में आते हैं, यानी 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और जितने भी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, साथ में जो गुजरात के पार्ट्स हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ अनक्लास्ड फॉरेस्ट हैं। और ये इसलिए यहाँ है क्योंकि यहाँ जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो एक बहुत ही हाई लेवल पे है, और जो ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ गवर्नमेंट डील करती है तो उन फॉरेस्ट को अनक्लास्ड फॉरेस्ट के कैटेगरी में रख दिया जाता है, ताकि लोकल्स भी उस फॉरेस्ट में अपना एक हिस्सा रहे और साथ में जो गवर्नमेंट है वो भी उसमें एक पार्टनर के तौर पे रहे। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, हमने देखा कि जो सारिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, वहाँ लोकल्स ने माइनिंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और ये बताया कि ये जो माइनिंग है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट है। इसी के साथ जो अलवर डिस्ट्रिक्ट के 5 विलेजेस थे उन्होंने 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट को भैरव देव, डाकव, सोनचरी डिक्लेयर किया, और वहाँ उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए और ये बताया कि यहाँ हंटिंग परमिसिबल नहीं है, और साथ में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए और भी सेट ऑफ रूल्स बनाए जिससे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हो। इससे हमें ये पता चलता है कि जो ट्राइबल पीपल हैं और साथ में जो लोग जो कि फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं वो हमेशा से सेंसिटिव रहे हैं फॉर एनी टाइप ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। एक बहुत अच्छा एग्जांपल कम्युनिटी कंजर्वेशन का
चिपको मूवमेंट में हम लोगों को मिलता है, जिसमें हिमालयाज़ के जो लोकल ग्रुप्स थे उन्होंने डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ रेजिस्ट किया और साथ में कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन से ये दिखाया कि किस तरीके से हम लोग नेचर को सेव कर सकते हैं बाय प्लांटिंग ट्रीज। साथ ही ऐसे अटेम्प्ट किए गए ताकि जो ट्रेडिशनल कंजर्वेशन फार्मिंग है उसे फिर से स्टार्ट किया जाए और उन्होंने नए मेथड डेवलप करे इकोलॉजिकल फार्मिंग के, जो आज भी हर जगह एग्जाम्पल के तौर पे दिए जाते हैं। और फार्मर्स और सिटीजन ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बीज बचाओ आंदोलन जो कि टहरी में थी, और नवदन्या ग्रुप जो था, उन्होंने डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन करके दिखाया बिना किसी सिंथेटिक केमिकल को यूज़ करते हुए, और उसे इकोनॉमिकली फीजिबल बनाया। ये पूरा जो एक मूवमेंट था, इसने ये दिखाया कि अगर एक कम्युनिटी कंजर्वेशन के लिए आगे आए तो वो अगर चाहें तो सेफ फार्मिंग के मेथड से हम लोग वाइल्ड लाइफ को बहुत हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव जिसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFMO बोलते हैं, उसे स्टार्ट किया गया। इसमें जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम था, इसका जो एम था वो ये था कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उन्हें फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में लाया जाए और जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उनका फिर से रिस्टोरेशन किया जाए। इस प्रोग्राम में को एग्जिस्टेंस में लाया गया उड़ीसा में, जिसमें पहली बार रेजोल्यूशन पास हुआ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का 1988 में। और इसमें जो लोकल विलेजर्स थे उनके साथ एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए, जिसमें जो फॉरेस्ट है उस लैंड को सेव करना और डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है उसे किस तरीके से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और लोकल वो दोनों मिलके उसकी डिग्रेडेशन कम करें और साथ में लैंड क्वालिटी को इम्प्रूव करें। और इसके रिटर्न में जो लोकल लोग हैं उन्हें बेनिफिट दिए गए, जैसे कि जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस हैं, यानी फॉरेस्ट में जो भी प्रोड्यूस हुआ उसमें उन्हें एक पार्ट दिया गया। और साथ में जो शेयर है टिम्बर हार्वेस्ट, यानी जो भी टिम्बर उस फॉरेस्ट से प्राप्त हुआ उस टिम्बर में भी उन लोगों का एक अमाउंट फिक्स किया गया। और इस तरीके से विन विन सिचुएशन की गई, एक तरफ फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए भी और दूसरी तरफ फॉरेस्ट के सेफगार्ड के लिए भी। एक बहुत स्पेशल तरीके का एक कंजर्वेशन है जिसे बोलते हैं सीक्रेट ग्रूव। ये इंडिया में दिखता है और इंडिया के बहुत से पार्ट में प्रैक्टिस किया जाता है। इंडिया में नेचर वर्शिप बहुत स्टार्टिंग से है, जिसमें जो इंडियन पीपल हैं, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, उसमें काफ़ी लोग ये मानते हैं जो नेचर है उसकी वर्शिप होनी चाहिए। और इस बिलीफ की वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट को हेल्प किया गया उनका कंजर्वेशन करने में, क्योंकि उन्हें सेक्रेड ग्रोव्स बोला जाता था, यानी द फॉरेस्ट ऑफ गॉड, उन्हें भगवान के फॉरेस्ट बोला जाता था और उनका सेफगार्ड किया जाता था। जो नेचर वर्शिप है वो एक एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ है, यानी कि जो ट्राइबल पीपल हैं वो बहुत पहले से नेचर वर्शिपिंग में बिलीव करते थे दैट ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड, कि जो भी नेचर ने जिन जिन चीज़ों को बनाया है उन सबको प्रोटेक्ट करना जो है वो जिम्मेदारी होती थी उन ट्राइबल पीपल की। और इस बिलीफ की वजह से बहुत सारे जो सीक्रेट ग्रुप्स हैं उनका प्रोटेक्शन हुआ, जैसा कि जो मुंडास एंड संथल, जो ये दो एरियाज थे छोटा नागपुर के रीजन के, वहाँ महुआ पेड़ और कदम्बा, ये जो दो ट्रीज थे इनकी वर्शिप होती थी, जिस वजह से इन्हें काटना मना था और इनका कंजर्वेशन हो पाया। इसी तरीके से उड़ीसा और बिहार में टमारिंड एंड मैंगो ट्री, इन दोनों ट्रीज को वेडिंग में यूज़ किया जाता है। और इसी तरीके से पीपल एंड बेनियन ट्रीज को भी सेक्रेड माना जाता है इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, जिस वजह से इन ट्रीज की कटिंग नहीं हुई और ये ट्रीज जो है हमेशा की तरह कंजर्व रहे। और इसी के साथ थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। ये चैप्टर पूरा हुआ। आई नो एक छोटा सा वीडियो था बिकॉज चैप्टर भी काफ़ी छोटा था और इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इतना खास नहीं था, बिकॉज इसमें कुछ भी ऐसा इतना कठिन नहीं है।
main you have to understand is the names. You have to remember the key points, and that is what you are needed. And at last, बने रहिए फाउंडेशन पे, building base with you, and we are here for each and every chapter.